नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा, आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के एक्शन की। पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने महाकौशल से चुनावी शंखनाद किया, तो आज सीएम शिवराज ने बालाघाट से मिशन महाकौशल का ऐलान किया। हालांकि इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वो नहीं आ सके। बालाघाट में सीएम शिवराज ने मोदी सरकार के 9 सालों के कामकाज का बखान किया। उधर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सरकार में मध्य प्रदेश की बदहाली का जिक्र किया। उधर कांग्रेस ने दिग्गजों के दौरे पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी की जमीन हिली हुई है, इसलिए एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस ने चुनाव में अपनी जीत का दावा किया। दरअसल महाकौशल क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है और पिछली बार 38 में से 24 सीट पर कांग्रेस का कब्जा था आदिवासी बाहुल्य सीटों पर, जबकि बीजेपी 13 सीट ही जीत सकी थी। लिहाजा आदिवासियों को रिझाने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस जी जान से जुटी हैं। तो आदिवासी आएंगे किसके साथ, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज क्या कहा। वहां से जनता को संबोधित करते हुए, जनता काफी थी, बहुत बड़ा यहां पर जमावड़ा लगा था क्योंकि अमित शाह पहुंच रहे थे और सीएम शिवराज सीधे तौर पर निशाना ले रहे थे कांग्रेस पर भी, और मोदी के कामकाज की किस तरह से उन्होंने तारीफ की, ये भी देखिए। वैभवशाली और गौरवशाली भारत आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, लेकिन इसी से कांग्रेस और हमारे विरोधी जल रहे हैं। उनको चारों तरफ सपने में भी नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं। मोदी जी की आलोचना करना, मोदी जी को गाली देना, ये उन्होंने रोज का काम बना लिया है। मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान है। ईश्वर की कृपा से ऐसा नेतृत्व मिलता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है। ईमानदारी से मुझे बताना, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बताओ मध्य प्रदेश में सड़कें थी क्या? ऐसे नहीं, जोर से बोल के बताओ, सड़कें थी क्या? गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा की गड्ढम गड्ढा। गाड़ी अगर चलती थी तो गाड़ी खाए, हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले। याद आ गए शंकर भोले। अरे इनने तो सिंचाई का पानी भी नहीं दिया था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन चारों तरफ विकास के कामों की झड़ी लगी है। विकास का एक नया युग आया है, खेती में, सिंचाई में। और अब देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं एक दूसरे को लेकर, तैयारी को लेकर। सुनिए। आदिवासी क्षेत्र के जनता समाज के लिए हमने अनेक कार्य किए हैं। फिर चाहे सिकल सेल बीमारी की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, पैसा एक्ट के माध्यम से उनका जीवन में उत्थान, जीवन में नई ऊर्जा, नई रोशनी लाने का काम हो, और भी जो सूदखोरों से मुक्ति का भी अभियान जो हमारी सरकार ने किया है, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में पट्टे देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अनेक काम किए हैं। चुनावी मैनेजमेंट के अलावा भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में धरती पे कोई काम नहीं कर रही है। आदिवासी समाज कांग्रेस के साथ था, है और रहेगा। 100% वोट वो कांग्रेस को करेगा। क्या मैथमेटिक्स में होता है हैंड्स प्रूव्ड, तो ये हैंड्स प्रूव्ड है कि मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी घूम रहे हैं मध्य प्रदेश में। मतलब धरती खिसक चुकी है, उस धरती को बनाने की कोशिश कर रही, धरती बनेगी नहीं। कर्नाटक के जो इश्यूज थे, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, वही के वही यहाँ पे है। वहाँ भी राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की थी, भारत जोड़ो, यहाँ पे भी की थी। सब इश्यूज वही हैं, इसीलिए उसी तरह कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। बीजेपी का मिशन महाकौशल का ऐलान, मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज का गुणगान। रानी दुर्गावती की याद में बीजेपी की गौरव यात्रा, मोदी शिवराज की सौगात से वोट किसका सधेगा। प्रियंका पहले ही महाकौशल से कर चुकी हैं शंखनाद, कांग्रेस बोली आदिवासी हैं हमारे साथ। एमपी में आदिवासी किस पर जताएंगे भरोसा, 2023 में बीजेपी कांग्रेस में किससे मिलेगा मौका। जी हां, ये तमाम सवाल हैं। और आइए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता विधायक
नारायण पट्टा जी जुड़े हुए हैं। नारायण जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। बीजेपी से वरिष्ठ नेता और विधायक आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, वेलकम टू माय शो सर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सुदेशना मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। सुदेशना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी को आज हमने आमंत्रित किया है। दिनेश जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं आज आशीष शर्मा जी आपके पास। आशीष जी, हम देख रहे हैं कि आदिवासी वोट बैंक के लिए जिस तरह से कवायद हो रही है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव महज आदिवासियों पर केंद्रित होने वाला है इस बार, क्योंकि आपकी तमाम योजनाएं आदिवासियों को फोकस करके हो रही हैं। अभी प्रियंका गांधी आई थी महाकौशल से गढ़ में, उन्होंने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरुआत की थी। जिस तरह से आदिवासी क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया और आज अमित शाह को आना था, वो नहीं आ पाए। सीएम शिवराज ने वहां से बड़ा आगाज किया, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब वर्गों के लिए काम करती है, किसी एक समाज पर फोकस करके काम नहीं करती। लेकिन जो लोग अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, वर्षों से पिछड़े हुए हैं, जिन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए था, जो कांग्रेस सरकार ने उनको नहीं दिया, ऐसे सब वर्गों के लिए शिवराज सिंह चौहान जी और मोदी जी की सरकार ने लगातार काम किया है। आज आप देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पक्का मकान, ये सब सुविधाएं समाज के कमजोर और गरीब वर्गों को मिली है, जिसका बहुतायत लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्गों को मिला है। और यही वास्तव में संविधान की मूल भावना थी कि जिन वर्गों को विकास के प्रति उपेक्षित रखा गया, उन तक विकास पहुंचे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन वर्गों के लिए काम किया, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में छात्रावास से लेकर सीएम विद्यालय से लेकर मॉडल स्कूल से लेकर उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। आदिवासी ब्लॉक्स में जो राशन है वो भी घर पहुंच सेवा में शिवराज जी की सरकार दे रही है। पैसा एक्ट हम लेकर आए, जल, जंगल, जमीन और प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय आदिवासी समुदाय को हमारी सरकार ने प्रदान की। साथ ही साथ जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, ऐसे आदिवासी समाज के लिए उनके जो नायक हैं, उन सब की स्मृति को अक्षुण्ण बनाने के लिए जो इतिहास कांग्रेस की सरकार ने इस देश से छुपाया, दुर्गावती हो, टंट्या मामा हो, भीमा नायक हो, रेंगा शाह हो, ऐसे अनेकों की स्मृति में बहुत सारी कार्य योजना की घोषणा मध्य प्रदेश की सरकार ने की। इनके स्मारक बनाए गए, इनकी स्मृति समाज में अक्षुण्ण बनी रहे, इसलिए पाठ्यक्रम में भी इनके पाठ शामिल किए गए। जिन राष्ट्र नायकों को, जिन महानायकों को कांग्रेस की सरकार के समय पाठ्य पुस्तकों में गुंडा बताया जाता था, डाकू लुटेरा बताया जाता था, उनके इतिहास को वास्तविक रूप से समाज के सामने हमने रखा। इसलिए आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, पिछड़े कमजोर वर्ग हो, इन सबके उत्थान के लिए शिवराज जी की सरकार ने लगातार काम किया है। और सबका साथ सबका विकास तभी साकार हो सकता है जब वास्तव में सबको साथ लेकर हम चलें। ठीक है, नारायण पट्टा जी आपके पास आता हूं। देखिए, आदिवासी वोट बैंक परंपरागत तौर पर कांग्रेस के साथ था और बीच में जब दूर हुआ तो सत्ता से भी आप दूर हो गए। उसके बाद जैसे ही ये वोट बैंक आपसे जुड़ा, वापस आप फिर से सत्ता में थे। और अभी की स्थिति में क्या आपको लगता है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, अमित शाह, पीएम मोदी जब भी आते हैं वो सीधे आदिवासी इलाकों में आकर उन्हें फोकस करते हैं, कैसे काउंटर करेंगे इस रणनीति को आप? रोजगार पर सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे। ये हालात है मध्य प्रदेश का। अब आपको मैं ये बता दूं कि चुनावी वर्ष जब आया हुआ है तो बड़े बड़े इनके लीडर इन क्षेत्रों में दौरा करते हैं। आज ही बालाघाट का स्थिति आप देख लीजिए, इनके साथ अब तो आदिवासी समाज के अलावा अन्य समाज भी नहीं है और साथ में इनके साथ प्रकृति भी नहीं है। आज अमित शाह जी का नहीं, प्रकृति तो देखिए सबके साथ है। अब मौसम ही ऐसा चल रहा है, तूफान आया हुआ है, तमाम जगह बारिश हो रही है। लेकिन ठीक है, जब पीएम मोदी अपने आप को खुशनसीब बता सकते हैं, उनके आने से पेट्रोल के दाम और डॉलर के दाम कम हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी ऐसे दावे कर सकते हैं। सियासत में हर किसी को इसकी इजाजत है। लेकिन मैं सुदेशना आपके पास आता हूं। सुदेशना, मुझे ये बताइए, स्पेसिफिक पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा एरा चल रहा है, चाहे ओबीसी हो, चाहे उनके लिए स्कीम्स स्पेशली लागू की जाती हैं उस वर्ग को साधने के लिए, और साथ ही साथ आपके फ्रीवीज का भी अब पूरा दौर चल रहा है, जिसे बीजेपी कांग्रेस ने पूरी तरह से अपना लिया है। ऐसे में आपको लगता नहीं कि इस तरह की पॉलिटिक्स जब आप करेंगे, जिसमें आप जेनरिक चीजें बताएंगे, जेनरिक घोषणाएं करेंगे, तो कहीं स्पेसिफिक चीजें घोषणा करने वाले लोग आपसे आगे ना निकल जाएं? अगर बात घोषणाओं की है तो हम घोषणा करते हैं कि हम भी शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करेंगे, आदिवासी समुदाय के लिए करेंगे, लेकिन हम साथ साथ ओबीसी, मुस्लिम, हिंदू सभी वर्ग के लिए काम करेंगे।
आप एक चीज बताइए मुझे कि क्या दौरे करने से या घोषणा करने से उस समुदाय की तरक्की हुई? 75 साल हो गया, क्या वो समुदाय आज तरक्की पे है? अभी भी हम उसके शिक्षकों की, सरकारी स्कूलों की हालत पे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी से अच्छा शिक्षा पे तो किसी ने काम नहीं किया है। तो जनता तो साफ साफ ये देख रही है कि अगर शिक्षा, आदिवासी को शिक्षित करना है या किसी भी समुदाय के लोगों को शिक्षित करना है, तो आम आदमी पार्टी से अच्छा विकल्प तो कोई है नहीं। आप मध्य प्रदेश के डेटा उठा करके देखिए तो एनसीआर भी कहता है कि आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा यहाँ पर अत्याचार और क्राइम के मामले आते हैं। महिलाएं प्रथम पे हैं, उसके बाद आदिवासी समुदाय है। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के द्वारा आदिवासियों को मार देने की घटनाएं हमारे सामने बैक टू बैक सामने आती हैं। और नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं ये तो क्रिया प्रतिक्रिया थी। तो क्रिया और प्रतिक्रिया पे कैबिनेट मिनिस्ट्री के हाथ में कुछ नहीं है करना। आज तक इन्होंने आदिवासी समुदाय के लिए क्या किया है? अगर आप ये पूछ रहे हैं कि हम समुदाय स्पेसिफिक होकर के काम करने लग जाएं, तो वो हमारी राजनीति का हिस्सा नहीं है। हम हर समुदाय के लिए काम करेंगे और आदिवासी समुदाय भी ये समझता है कि काम की राजनीति क्या है और घोषणाओं की, दिखावे की। आज आकर के दुर्गावती जी की मूर्ति पे माला चढ़ाने से क्या दुर्गावती के जो वंशज हैं उनको कुछ मिल रहा है? क्या घोषणा कर देने से, या आप किसी भी बड़े लीडर का नाम ले लो, आप जमीन पर जब तक स्कीम ला करके नहीं दिखाओगे, जनता आज के टाइम पे ये चीज समझ रही है कि हमारा विकास और विनाश क्या है। बीजेपी ने विनाश किया है और वो इस चीज को समझ रही है। इस बार आप देखेंगे। ठीक है, मैं अंतिम में दिनेश गुप्ता जी आपके पास आऊंगा, समय कम है चूंकि। दिनेश जी, क्या आपको लगता है कि इस बार आदिवासी बहुत क्लियरली एक तरफ जाएगा जैसे हमेशा से जाता रहा बीजेपी या कांग्रेस में से, या जिस तरह से दोनों पार्टियां दम लगा रही हैं इस बार हो सकता है आदिवासी जो वर्ग है वो भी कंफ्यूज रहे और उतना एक तरफा मैंडेट ना आ पाए इस बार? नहीं, देखिए, आदिवासी का एरिया वाइज अलग अलग कई बार हो जाता है। अब लेकिन आदिवासी जब भी निर्णय लेता है, आप एक पार्टी के पक्ष में लेता है। आप 2003 से लेके आप 13 का डेटा देखे के भाजपा के पक्ष में गया, लेकिन जब 18 में उसने क्लियर कट कांग्रेस के साथ गया तो सरकार कांग्रेस की बन गई। जब 2003 में बहुत सारा, तब तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी शिक्षा नहीं थी, तब वो क्लियर मैंडेट देता है। तो अब आप सोचिए कि 2023 में जब वो जाएगा तो एक तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये तो तय है कि आदिवासियों को रिझाने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आदिवासी किस तरफ जाएगा ये बड़ा सवाल है। एक बात सभी समझ रहे हैं कि आदिवासी जहां जाएगा सत्ता का स्वाद उसी को मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण पट्टा जी, आशीष शर्मा जी, सुदेशना मिश्रा जी और दिनेश गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। चारों मेहमानों का शुक्रिया। दर्शकों को नमस्कार। गंभीरता से कि सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी